सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर बेसिक्स कर लिया है, तो आइए देखते हैं डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। देखिए अभी तक हमने ये चीज़ देख लिया है ना कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, आपका ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। तो कहीं कहीं आप ग्राफ ऐसा देखेंगे और कहीं कहीं आप ग्राफ ऐसा कर्व्ड देखेंगे, कहीं आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, कहीं आपको कर्व दिखेगा, तो आपको लगेगा ये क्या कंफ्यूजन है, राइट। हो दोनों सकता है। देखिए डिफरेंस क्या है, जहां पर भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होती है ना, इसका क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, ये 4 से 5 पे शिफ्ट हुआ। अच्छा हमको ये भी पता है कि अच्छा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। दैट इज वी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। ओके, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने यूनिट से क्वांटिटी बढ़ी है उतने रुपीज से ही प्राइस ड्रॉप होगा। एक यूनिट बढ़ा है ना, तो 1 रुपए से ही प्राइस कम हो रहा है। तो यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 1। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 1। तो जितने यूनिट से क्वांटिटी बढ़ेगी उतने सिमिलर यूनिट से प्राइस में जब चेंज आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा, राइट। और कर्व्ड डिमांड कर्व कब होगा? जब सपोज यहां पर आपका दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड आपका क्वांटिटी बढ़ा आपका 6 से और प्राइस ड्रॉप हुआ है 2 रुपीज से, या फिर मैं बोल लूं 3 रुपीज से। ओके, तो कितने का यूनिट्स का डिफरेंस आया है? 3 यूनिट्स का डिफरेंस आया और यहाँ पे प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है? 1 हुआ है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब जितनी यूनिट से क्वांटिटी चेंज होती है उतने ही यूनिट से जब प्राइस चेंज नहीं होता है तो वो कर्व्ड डिमांड कर्व बनता है, राइट। जनरली आप अपने बुक्स में सीबीएसई के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन देखेंगे और मार्केट डिमांड कर्व हमेशा कर्व्ड लाइन देखेंगे, राइट। आप बना सकते हैं, अदरवाइज भी कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते हैं भाई डिमांड, आज एक लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, दैट इज कि प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होता है, हम क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं। क्या हर सिचुएशन में वैसा होता है? कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे, हर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले है गिफन गुड्स, बड़ा ही नया टर्म है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सबसे पहले तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर ही है गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट। अब गिफन गुड्स होता क्या है? देखिए सपोज 2 टाइप के गुड्स हैं आपके पास, एक ब्रेड है और एक मीट है, राइट। ये मीट और ब्रेड क्यों लिया? ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो इन्होंने थ्योरी बनाई थी, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। ब्रेड आपका इंफीरियर गुड है एंड ये आपका सुपीरियर गुड है। सुपीरियर गुड मतलब जो आप हमेशा भाई चाहोगे और जिसको खाकर आपकी बड़ी कॉलर ऊंची होती है कि नहीं भाई ये मुझे मिल गया तो अरे वाह मेरे को तो मजा आ गया। और इंफीरियर गुड मतलब एक तरीके से आप बोल लीजिए जो हमको मजबूरी में खाना ही पड़ता है। ब्रेड मेरा पेट भरने का सबसे अच्छा साधन है, राइट। सपोज मेरी इनकम 60 रुपीज है, ओके। आज अगर ब्रेड की पहले प्राइस इतने थे और मीट का इतना प्राइस था 50 रुपीज, ओके। ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया अब ब्रेड से ही मेरा पेट भरेगा, राइट। तो मुझे पूरा पैसा उठाकर, सपोज ब्रेड का प्राइस 15 हो गया, तो अब मैं जितनी पूरी इनकम है उठाकर किस पे खर्च कर दूं? ब्रेड पे खर्च कर दूं, क्योंकि भाई पेट भरना भी तो जरूरी है ना, राइट। तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी। ये तो भाई लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता ही है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड को तो कम होना पड़ेगा। यहां हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, राइट। तो देखो प्राइस अगर ब्रेड की बढ़ रही है तो मैं पूरा खर्चा किस पे कर दे रही हूँ? ब्रेड पे कर दे रही हूँ, क्योंकि मीट से तो मेरा सिर्फ पेट नहीं भरने वाला ना, ब्रेड तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। अगर सपोज प्राइस ड्रॉप हो जाए, 8 रुपीज हो गई,
तो अब मैं क्या करूंगी भाई, अब ब्रेड सस्ता हो गया है तो थोड़ा पैसा मैं निकाल कर अपने शौक भी पूरे कर लूं, मैं मीट भी खा लूं। तो क्या होता है, प्राइस कम होता है तो मुझे लगता है ठीक है यार, थोड़ी सी डिमांड मैं कम कर देती हूँ ब्रेड की, क्योंकि मुझे इसकी डिमांड बढ़ानी है, क्योंकि मुझे मीट भी खाने का शौक है। फिर मुझे ये चीज़ दिमाग में आने लगती है यार ब्रेड सस्ती हुई है, चलो थोड़ा सा पैसा बचा के मीट भी खा लेती हूँ। तो क्या हो रहा है, अगेन सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रही है तो डिमांड भी ड्रॉप हो रही है, तो ये भी अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड है। तो सर रॉबर्ट गिफन ने ब्रिटिशर्स के साथ ऑब्जर्व किया ये पैटर्न कि भाई ब्रेड की अगर प्राइस बढ़ती थी तो वो डिमांड भी बढ़ा देते थे, और प्राइस ड्रॉप होती थी तो डिमांड भी कम कर देते थे, राइट। तो उससे उनने कॉन्सेप्ट को निकाला, दैट इज गिफन गुड्स। क्लियर है। इग्नोरेंस, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता कि अच्छा प्राइस बढ़े हुए हैं तो हम क्वांटिटी कम डिमांड करें। जब सपोज आप लोग गए सब्जी लेने मार्केट में, राइट, वेजिटेबल मार्केट गए, आपको पहले के टमाटर की प्राइस पता ही नहीं है, तो आज मम्मी ने बोल के भेजा था बेटा जाओ टमाटर लेकर आओ, आपको पहले की प्राइस पता ही नहीं है। आज टमाटर के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, 5 किलो उठा के ले आए, राइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। ओके, तो कभी कभी हम इग्नोरेंस में भी चीजें कर जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जैसे पेंटिंग्स हैं मोनालिसा की, डायमंड्स हैं, क्या हम ये सोच के लेते हैं? आज जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो ये सब चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो क्या ये सोचते हैं वो कि अच्छा प्राइस ड्रॉप होगा तब मैं उस चीज़ को परचेज करूंगा? नहीं ना, उनके लिए तो प्राइस मैटर ही नहीं करता, राइट। तो वो तो क्वांटिटी डिमांड करते ही हैं। नेक्स्ट इज नेसेसिटी, आज मेडिसिन है, सॉल्ट है, आप क्या ये सोचते हो अच्छा प्राइस ड्रॉप हो जाए फिर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाऊंगा, अच्छा अभी 1 डोजेज ले लेता हूँ, जब प्राइस ड्रॉप हो जाएगी तो अगली बार से 2 डोजेज कर दूंगा मेडिसिन की? ऐसा हम नहीं करते हैं ना, राइट। एंड लास्ट इज अदर रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई फेमीन है, कहीं ड्रॉट है, कहीं बाढ़ आई है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और हम परचेज करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो फैशन में जीन्स चल रही होती है या फैशन में कोई भी क्लोथिंग आइटम चल रहा होता है लेकिन बड़ा महंगा होता है, लेकिन हमको लगता है यार अभी नहीं खरीदेंगे तो फैशन ही आउट हो जाएगा, राइट, तो हम अभी परचेज कर लेते हैं, तो प्राइस भी बढ़ता है फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड हम करते ही हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है आपको? चलिए एक्सेप्शंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट इज, ये मुझे पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। क्यों होता है भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसके पीछे भी रीजंस हैं, आइए पढ़ते हैं रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, या रीजंस बिहाइंड द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, कि भाई इन दोनों के बीच में आखिरकार नेगेटिव रिलेशन है ही क्यों। सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। ये हमने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज का ड्रॉप होता चला जाता है। जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस, मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए प्राइस है, सपोज प्राइस हाई है, राइट, अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज को, कमोडिटी को कंज्यूम करके? नहीं मिलता है, तो मैं क्वांटिटी डिमांड भी नहीं करती हूं, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है सेटिस्फैक्शन से, राइट, बिल्कुल सॉर्टेड है। अगर प्राइस कम है, अगर प्राइस कम होता है तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगती हूँ, राइट। कंज्यूमर्स prefer to buy that item, that commodity more, right, can I say this? क्या होता है मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, जब मैं कोई कमोडिटी को वैसे भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगती हूँ तो मेरी सेटिस्फैक्शन ड्रॉप हो जाती है। सेटिस्फैक्शन ड्रॉप हो जाएगी लेकिन क्वांटिटी तो मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ही रही हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे किन दो के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। हाई है तो ये लो हो रहा है, लो है तो ये हाई हो रहा है, राइट। एमयू और रीजंस तो आपका एक जरिया बन रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू तो आपका एक जरिया बन रहा है एक्सप्लेन करने के लिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मेरी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब क्या? मेरी खरीदने की क्षमता, कि मैं कितना खरीद सकती हूँ, मेरी इतनी इनकम है, मेरी खरीदने की क्षमता कितनी है, जिसको हम रियल परचेजिंग पावर बोलते हैं। अगर प्राइस फॉल हो जाता है,
राइट कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस फॉल हो जाता है तो मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है ना, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो मैं क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर पाऊंगी, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर यही चीज राइज हो जाती है तो क्या होगा भाई, प्राइस अगर बढ़ गया है, प्राइस की वैल्यू बढ़ गई है तो मेरी खरीदने की उस कमोडिटी की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब क्षमता ही नहीं होगी तो मैं उस चीज को खरीद ही नहीं पाऊंगी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ऑपोजिट रिलेशन, एक फॉल हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा फॉल हो रहा है, और अल्टीमेटली मुझे नेगेटिव रिलेशन ही चाहिए, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंटर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऐसे दो कमोडिटीज जिनको मैं आपस में रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया टी और कॉफी का। सिंपल सी एक बात बताइए, अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाती है, फॉल हो जाती है, राइट, क्या मैं डिमांड टी की करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कॉफी की डिमांड करूंगी। जब डिमांड की टी कम, डिमांड ऑफ टी ही कम हो जाएगी तो मैं कॉफी को डिमांड तो करूंगी ही। सिमिलरली अगर कॉफी के प्राइस राइज हो जाते हैं, भाई डिमांड अब टी के ही तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉफी तो इतनी महंगी हो गई कि मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, तो भाई मेरे को उसको तो डिमांड करना पड़ेगा। हाँ जी, जब मैं इसको डिमांड करूंगी तो कॉफी को बट नेचुरल है नहीं डिमांड करूंगी। सब्स्टिट्यूशन गुड्स में ना हम किसी एक की ही डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं अब आप बोलो कि मैम मैं टी भी पीऊंगा मैं कॉफी भी पीऊंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। सब्स्टिट्यूशन गुड्स मतलब ही होता है कि आप दोनों में से कोई एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, ओके। अच्छा, अल्टीमेटली मुझे किन दो के रिलेशन के बीच में देखना था, कॉफी की प्राइस और कॉफी की क्वांटिटी। ये फॉल हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये राइज हो रहा है तो ये फॉल हो रहा है, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, मुझे तो यही प्रूव करना है। टी तो सिर्फ एक बीच का जरिया बना, आपका रीजन बना इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे किन दो कमोडिटीज के बीच में देखना था, प्राइस ऑफ कॉफी और प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉफी। मुझे कॉफी का ही अल्टीमेट देखना था, टी तो सिर्फ एक जरिया था, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप और मार्केट साइज। अगर आज की डेट में मेरा प्राइस फॉल हो जाता है तो भाई बहुत सारे लोग उस कमोडिटी को खरीदेंगे, राइट। तो कंज्यूमर गुड का साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विल परचेज दैट। लार्ज ग्रुप खरीदेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राइस अगर राइज हो जाता है तो भाई सब लोग अफोर्ड उस चीज को अब नहीं कर पाएंगे। जब सब लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कैसा हो गया, स्मॉल ग्रुप हो गया। और स्मॉल ग्रुप हो गया, जब सब लोग को उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड तो ऑटोमेटिकली फॉल हो गई। सो हियर वी हैव अ नेगेटिव रिलेशन, राइट। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कि मैं एक कमोडिटी के कितने यूजेस कर सकती हूँ। तो अगर कोई भी चीज का प्राइस फॉल हो जाता है तो भाई हमको लगता है अच्छा मैं यहाँ भी यूज कर लूँ, मैं यहाँ भी यूज कर लूँ। एग्जाम्पल मिल्क, राइट, मैं मिल्क का पनीर भी बना लूँ, बड़ा स्किन केयर में भी यूज कर लूँ और अदर चीजों में भी यूज कर लूँ, मिठाई भी बना लूँ, राइट। तो उसका हम उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव यूज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। तो फिर हम ये चीज इसमें लिख सकते हैं, यूज्ड इन अबंडेंस। आपकी बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज मुझे वही चाहिए जो बुक में लिखा है। और जब ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राइस अगर उस चीज का राइज हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो मम्मी क्या बोल देती है, इस चीज से कुछ नहीं बनेगा, बस इसको जो जिस काम के लिए लेकर आए उसी चीज के लिए यूटिलाइज करो। अब जैसे टमेटो है, राइट, तो टमेटो बड़ा महंगा हो रखा है अभी, तो क्या होता है भाई कम यूज करो, राइट। रिस्ट्रिक्टेड यूजेज लिख देती हूं मैं यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड यूजेज होगा तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली कम डिमांड होगी। आ गया ना नेगेटिव रिलेशन। हो गए आपके 5 पॉइंटर्स तैयार, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। या फिर एक और बड़ा ट्विस्ट करा हुआ क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व एक तरीके से अगर मैं देखूं कैसे बनती है, ऐसे बनती है, लेफ्ट टू राइट। तो क्या मैं क्वेश्चन बोल सकती हूँ व्हाई द डिमांड कर्व फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अरे लेफ्ट टू राइट क्या बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट मतलब सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस बताने हैं। सो ये रहे हमारे रीजंस, राइट। आया था फाइनल एग्जाम में कुछ स्कूल्स में ये क्वेश्चन, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तो इसका बड़ा ही सिंपल है।
ओके, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, और जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए. मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड. मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टाटा, बाय बाय.